अच्छा जी, तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 6 के जो है वो दो पार्ट है, ए एंड बी। तो ए पार्ट जो है वो प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया है एंड इसका बी पार्ट देख लेते हैं। सो बी पार्ट है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर्क कंप्लीटेड बाय अल्मास ब्रदर्स ड्यूरिंग अप्रैल। ठीक है, ये अल्मास ब्रदर्स हैं और इनकी कंप्लीट ट्रांजेक्शंस हैं अप्रैल की। ठीक है, तो 1 अप्रैल प्रोप्राइटर कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000 एंड ऑफिस फर्नीचर 40,000। प्रोप्राइटर मतलब जो मालिक है, और मालिक कौन है? अल्मास। अल्मास जो है, कमेंस का मतलब होता है कि स्टार्ट करना। ठीक है ना, स्टार्टेड बिजनेस आ जाए, कमेंस बिजनेस आ जाए, वो स्टार्टेड का ही जो है वो सेंस देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोप्राइटर है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश के साथ एंड ऑफिस फर्नीचर के साथ। तो ये इन्वेस्टमेंट हुई। ठीक है ना, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है और बताया जाता है भाई विद कैश एंड ऑफिस फर्नीचर, तो इट्स मीन ये इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो एंट्री होगी वो इस तरीके की होगी। ठीक है, सबसे पहले वही हमने जो है ना देखें। अच्छा, मैंने रिक्वायरमेंट नहीं बताया, इसकी रिक्वायरमेंट में क्या है। इसकी रिक्वायरमेंट में यही कहा गया है कि टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन जनरल एंट्री। सारी ट्रांजैक्शंस को आपने जनरल में रिकॉर्ड कर देना है। ठीक है, तो 1 अप्रैल की हमने देखी थी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी कैश की एंड ऑफिस फर्नीचर की। तो इन्वेस्टमेंट की सिंपल एंट्री आप किस तरीके से बनाएंगे? 1 अप्रैल लिखा आपने। ठीक है, आपने कैश लिखा जो कि 50,000 का था, ऑफिस फर्नीचर लिखा जो कि 40,000 का था, और अल्मासा कैपिटल आ जाएगा 90,000 के। इन दोनों अमाउंट को हम प्लस करेंगे तो 90,000 के बनेंगे। ठीक है, और टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय अल्मास। ठीक है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट की एंट्री हो गई। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड एंट्री थी, ठीक है, ठीक है, सेकंड एंट्री हमारे पास थी कि परचेज मर्चेंडाइज 2 अप्रैल की थी। परचेज मर्चेंडाइज ₹8,000 पे 3,000 एंड इशू अ नोट फॉर द बैलेंस। ठीक है, परचेज मर्चेंडाइज की थी जो कि 8,000 की थी, पे कर दिए 3,000 रुपए एंड इशू अ नोट फॉर द बैलेंस। मतलब 8,000 की टोटल इन्होंने परचेज की थी मर्चेंडाइज, जो कि 3,000 रुपये की अदायगी कर दी है एंड बाकी का जो बैलेंस है वो इशू अ नोट, मतलब नोट पेबल उन्होंने दे दिया। मैंने बताया था ना कि कभी भी कोई चीज़ परचेज होती है और वो उधार पे करते हैं। ठीक है ना, तो एक नोट लिख के दे देते हैं कि भाई इस तारीख को, इस वाला डेट को जो है मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो इशू अ नोट का मीन जो है वो यही होता है कि एक नोट वगैरह उन्होंने लिख के दे दिया होगा कि भाई इस दिन मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री ये होगी। 2 अप्रैल की हमने ये एंट्री बनाई है। ठीक है, 2 अप्रैल की एंट्री हमने बनाई कि परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। परचेजेस जो थी वो थी 8,000 की। ठीक है, उसमें से कैश हमने दे दिया था 3,000 का एंड अकाउंट पेबल भी लिख सकते हैं, नॉट पेबल भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसमें 8,000 में से 3,000 को हमने माइनस किया तो 5,000 आया। मतलब 8,000 की टोटल परचेज की थी, 3,000 का कैश हमने उसी वक्त दे दिया था, 5,000 का हम बाद में देंगे। ठीक है, तो ये जो है वो परचेजेस की एंट्री बन गई, जो कि कैश थोड़ी जो है वो कैश के थ्रू की थी, थोड़ी अकाउंट के थ्रू की थी। ठीक है, तो टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज हमने नरेशन बना दी। इसकी जो थर्ड एंट्री थी, इसकी थर्ड एंट्री जो थी वो ये थी कि पे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बाय चेक 4,500 का। ठीक है, उन्होंने एक एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस पे किया है जो कि चेक के थ्रू वो है 4,500 का। देखिए, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, कोई भी पब्लिसिटी करने के लिए जो है इन्होंने कोई पब्लिसिटी हम करते हैं, कोई बोर्ड वगैरह इन्होंने बनाया होगा, उसको एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कहा जाता है। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस यहाँ पे जो पे हुआ है वो है चेक के थ्रू। और मैंने बताया था कोई भी एक्सपेंस जो है वो चेक के थ्रू अगर पे होगा तो उसकी एंट्री इस तरीके की बनेगी। जैसे कि 3 अप्रैल की मैंने ये एंट्री बनाई है कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट जो कि 4,500 का था और टू रिकॉर्ड पे टू एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ये मैंने एक नरेशन बना दी। ठीक है, जब भी आप कोई एक्सपेंस बैंक के थ्रू मतलब चेक के थ्रू आप करेंगे तो बैंक क्रेडिट होगा। अगर ऑन कैश एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, लेकिन अगर थ्रू चेक है तो हम बैंक क्रेडिट लिखेंगे। तो ये 3 अप्रैल की एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम 4 अप्रैल की देख लेते हैं। 4 अप्रैल की जो थी वो थी रिसीव कमीशन इन एडवांस थ्रू अ चेक ऑफ ₹12,000। अब रिसीव किया है इन्होंने कमीशन जो कि एडवांस में, वो भी थ्रू चेक के। ठीक है, थ्रू चेक। देखिए, कमीशन जो मैंने आप लोग को बताया था वो इनकम के उसमें बताया था। ठीक है ना, कि इनकम कोई भी हमने कोई घर वगैरह जो है वो हमने सेल करवाया होगा या हमने रेंट पे दिया होगा, उसका कमीशन आता है, तो वो तो हमारा कमीशन इनकम होता है। लेकिन अगर मैंने जो है वो घर जो है किसी को सेल करवाया ही नहीं और पैसे मैंने पहले ही ले लिए, तो वो फिर हो जाता है कि मैंने एडवांस में जो है ना कमीशन इनकम ले ली है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बात आई है कि रिसीव कमीशन किया एडवांस में, मतलब इन्होंने कोई काम वाम नहीं किया जिसका कमीशन इनको मिलना चाहिए था, उसका काम वाम नहीं किया होगा इन्होंने, लेकिन उन्होंने पैसे एडवांस में ले लिए। तो जब कोई भी कमीशन हो और वो टाइम पे अगर मिल रहा हो तो वो कमीशन इनकम कहलाएगा, लेकिन आप टाइम से पहले उसको रिसीव कर लो, एडवांस में रिसीव कर लो, तो वो फिर अर्न कमीशन हो जाता है। ठीक है, कि आप काम करो नहीं और पैसे पहले ही ले लो, ठीक है, तो वो अर्न कमीशन हो जाता है। तो अर्न कमीशन की एंट्री इस तरीके से बनेगी। 4 अप्रैल की हम देखिए अर्न कमीशन की एंट्री बनाएंगे कि कैश डेबिट, अर्न कमीशन इनकम, अर्न कमीशन डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, देखें अगर ये इनकम होता, मतलब टाइम पे अगर हम इनको पैसे रिसीव, मतलब पैसे हम इनसे रिसीव करते, तो ये होता है कि भाई कैश डेबिट, ठीक है, और कमीशन इनकम क्रेडिट। लेकिन अभी जो है पैसे रिसीव करने का टाइम था नहीं, इन्होंने एडवांस में कमीशन ले लिया, तो फिर क्रेडिट साइड पे कमीशन इनकम की जगह जो है वो अर्न कमीशन आएगा। ठीक है, और कितने से थे, 12,000 से। तो हमने इसकी नरेशन बना दी, टू रिकॉर्ड रिसीव कमीशन, यहाँ पे इन एडवांस भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन एंट्री से पता चल रहा है कि हमने ये कमीशन जो है ये एडवांस में ले लिया, इसलिए अर्न कमीशन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 जो है अप्रैल की एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। देखिए ये जो एडवांस मैंने रिसीव किया है ना कमीशन, थ्रो चेक है, लेकिन मैंने बताया था कोई पैसे आप थ्रो चेक, मतलब चेक के थ्रो जो है वो रिसीव कर रहे होंगे, तो फिर आप बैंक, मतलब ना यहाँ पे डेबिट साइड पे बैंक कंसिडर नहीं करेंगे, कैश ही, क्योंकि आप चेक के जरिए पैसे लो या आप हाथों हाथ कैश लो, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं ना, आना तो आपके पास कैश ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बैंक नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैश डेबिट ही लिखना है। ठीक है, तो 4 अप्रैल की आपकी जो एंट्री है वो कंप्लीट हो गई है। 5 अप्रैल की देख लेते हैं। कैश सेल्स 8,000 आउट ऑफ विच 50% ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। इन्होंने कैश सेल्स की, मतलब सेल्स जो है ऑन कैश पे करी 8,000 की, जिसमें से 50% जो है ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब 8,000 की सेल्स करिए, 8,000 का 50% जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अच्छा, यही साथ बताया गया है, ये नहीं कि सेकेंड, मतलब उसके अगले दिन की बात नहीं की गई, 5 अप्रैल की बात की गई है कि 5 अप्रैल को सेल्स चाहिए कैश पे, और उसी दिन जो उसका 50% जो है वो आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो इसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी, ये मैंने 5 अप्रैल की एंट्री बनाई है इस तरीके की कि मैंने लिखा भाई सेल्स जब आप कैश पे करते हैं तो ये होता है कि कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, कितने से, 8,000 से इन्होंने सेल्स करी कैश पे, फिर 8,000 का 50% इन्होंने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो मैंने इसी के साथ ये एंट्री बनाई। अच्छा, बैंक में जब आप कैश डिपॉजिट करा रहे होते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। अब अमाउंट तो हमें पता नहीं है, तो हमने क्या करा, इस 8,000 का 50% लिया यहाँ पे। ठीक है, कि 8,000 का 50% लिया, वो आया 4,000। ठीक है, और ये एंट्री बन गई है डिपॉजिट की, ये सेल्स की एंट्री बन गई है, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। फिर ये जो इसका 50% जो वो बैंक में डिपॉजिट करा दिया, साथ ही हमने एंट्री बनाई बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट 4,000 से। ठीक है, और फिर ये नरेशन बना दी कि टू रिकॉर्ड कैश सेल्स एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, तो जब भी सेल्स कैश पे हो और उसकी आधी अमाउंट जो वो बैंक में डिपॉजिट हो रही हो उसी दिन, तो इस तरीके की एंट्री बनेगी। अगर वो कहते हैं कि 5 अप्रैल को सेल्स की है और फिर 6 अप्रैल को जाके वो उसी का पैसा जो 50% वो डिपॉजिट करा रहे हैं, तो फिर उसकी 6 अप्रैल की अलग एंट्री बनती। लेकिन उसी दिन की अगर वो बात कहेंगे तो आपने साथ ही एंट्री बनानी है। ठीक है, तो 6 अप्रैल की एंट्री, वो 5 अप्रैल की जो एंट्री है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। 6 अप्रैल देख लेते हैं। 6 अप्रैल में कहा गया है कि ना ही पेड शॉप रेंट इन एडवांस फॉर 1 ईयर ₹12,000। उन्होंने शॉप रेंट जो है वो एडवांस में 1 साल के लिए पे कर दिया है। ठीक है ना, मतलब शॉप रेंट जो था वो मंथ देते हैं हम। ठीक है, लेकिन इन्होंने पूरा 1 साल का एडवांस में ही दे दिया। तो जब भी कोई एक्सपेंस आप एडवांस में पे कर दो तो वो प्रीपेड हो जाता है, वो एक्सपेंस नहीं रहता। ठीक है, तो हमने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, 6 अप्रैल की मैंने एंट्री बने, प्रीपेड शॉप रेंट जो उन्होंने एडवांस में पे किया है वो शॉप रेंट है, तो इसलिए शॉप रेंट के साथ प्रीपेड लिखेंगे, प्रीपेड शॉप रेंट, कैश क्रेडिट होगा 12,000 से हम ये एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, टू रिकॉर्ड पे शॉप रेंट इन एडवांस। ठीक है, अगर ये रेंट बिल्कुल नॉर्मली पे कर रहे होते, ठीक है ना, मतलब एडवांस से पे नहीं कर रहे होते, तो हम क्या लिखते हैं भाई, शॉप रेंट जो एक्सपेंस डेबिट होता, कैश क्रेडिट होता, 12,000 से इसकी एंट्री बना देते। लेकिन एडवांस मतलब जो रेंट है वो उन्होंने एडवांस में दे दिया पूरा 1 साल का। तो जब भी कोई एक्सपेंस एडवांस में दे दिया जाए फिर वो प्रीपेड आएगा डेबिट साइड पे। ठीक है, तो 6 अप्रैल की आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई है। इसके बाद 7 अप्रैल देख रहे थे। 7 अप्रैल को ही सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 2,10,000 एंड ऑन अकाउंट 80,000। ठीक है, मतलब उन्होंने सेल्स करी है मर्चेंडाइज, कैश में जो करी है वो 2,10,000 की करी है, एंड जो अकाउंट पे करी है वो 80,000 की करी है। मतलब अलग अलग सेल्स करी है, लेकिन एक ही डेट पे। एक ही डेट में अगर दो बातें कही जाएंगी तो वो उसकी एक ही एंट्री बनाएंगे मिक्स करके आप। ठीक है,
तो मैंने 8 अप्रैल की मतलब 7 अप्रैल की जो एंट्री बनाई वो इस तरीके से बनाई है कि कैश डेबिट लिखा है। अच्छा, सेल्स जो कैश पे हुई है वो 2,10,000 की हुई है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट जो उधार पे सेल्स हुई है वो 80,000 की हुई है। सेल्स क्रेडिट करके हमने 2,90,000 लिखे, ये टोटल सेल्स है। इन दोनों को हमने प्लस किया तो पता चला कि टोटल सेल्स जो है वो 2,90,000 की हुई है, जिसमें से 2,10,000 की जो है वो आपने कैश के थ्रू करी है एंड 80,000 की जो है वो आपने जो उधार पे करी है ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट आए तो वो उधार कहलाया जाता है। ठीक है, तो हमने लिखा टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन कैश एंड अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हम 8 अप्रैल की ट्रांजेक्शन देख रहे थे। 8 अप्रैल की जो ट्रांजेक्शन वो है कि ही रिसीव 60,000 फ्रॉम कस्टमर। उन्होंने 60,000 जो वो एक कस्टमर से रिसीव करें। जब कोई पैसे कस्टमर से रिसीव किए जाते हैं तो वो जो कैश होता है वो ये होता है कि हमने उस कस्टमर को कोई सेल की होगी, उधार पे की होगी, अब उसकी अदायगी हो रही है। ठीक है, तो 8 अप्रैल की जो एंट्री बनाएंगे वो ये बनाएंगे कि कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा, 60,000 से उससे रिसीव करें हमने टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन। ठीक है, कस्टमर से जब भी कोई पैसे रिसीव होते हैं तो उसकी फिक्स एंट्री होती है कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, तो ये 8 अप्रैल की एंट्री भी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब है 9 अप्रैल। 9 अप्रैल की एंट्री ये है कि गारंटेड एन अलाउंस ऑफ ₹1,000 टू द कस्टमर ड्यू टू सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव मर्चेंडाइज। देखिए, गारंटेड एन अलाउंस का मतलब ये होता है कि भाई जब भी किसी को सेल्स की होगी, ठीक है ना, ये जो मालिक थे वो अल्मास ट्रेडर्स, अल्मास ब्रदर्स थे, तो जब भी ये किसी कस्टमर को सेल्स करते होंगे तो स्टार्टिंग में कह देते होंगे कि भाई अगर आपकी हम कोई जो चीज़ सेल कर रहे हैं और वो आप घर जाएं और उसमें से कोई माल आपका डिफेक्टिव निकले, खराब निकले, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है ना, गारंटी का मतलब ये होता है ना कि आप रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये स्टार्टिंग की बातें होती हैं सारी कि जो भी चीज़ आप सेल कर रहे होंगे, मतलब अल्मास ब्रदर्स ने जिसको भी जो चीज़ भी सेल करी वो स्टार्टिंग में कह दिया होगा कि अगर कोई चीज़ खराब निकले तो आप वापसी कर सकते हैं, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 9 अप्रैल की जो बात है वो यही बात मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई गारंटीड एंड अलाउंस मतलब उनको एक गारंटी दी थी कि अगर डिफेक्टिव मर्चेंडाइज हो या कुछ भी हो तो आप वापसी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1,000 की जो वो डिफेक्टिव मर्चेंडाइज जो है वो आ गई हैं। तो इसका मतलब जिसको भी इन्होंने जो भी कस्टमर को सेल्स करी होंगी उन्होंने वो वापसी कर दी। तो यहाँ पे 1,000 की जो डिफेक्टिव मर्चेंडाइज है वो इन्होंने रिटर्न कर दी है। तो कस्टमर को कोई चीज़ हम देते हैं तो वो सेल्स होती है। ठीक है ना, पर सप्लायर का अगर यहाँ पे बात होती है तो उससे तो चीज़ें खरीदी जाती हैं, बेची थोड़ी जाती, लेकिन कस्टमर को गारंटी दे रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने सेल करी होगी और डिफेक्टिव मर्चेंडाइज की वजह से उसने 1,000 की जो मर्चेंडाइज है वो उसने रिटर्न कर दी। तो ये सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न की जो एंट्री होती है वो नॉर्मली ये होती है कि 9 अप्रैल की सेल रिटर्न की एंट्री है, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट साइड पर आ जाता है। ठीक है, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट साइड पर हो जाएगा। ठीक है, और 1,000 से। ठीक है, यहाँ पर जो डिफेक्टिव मर्चेंडाइज है 1,000 की है। ठीक है, देखिए सेल्स रिटर्न जो होती है ना, अगर कैश पे हो, ठीक है ना, जैसे कैश पे हमने कोई सेल्स वगैरह की हो और वो रिटर्न हो रही है तो वो वाज़ेह तौर पे बताएंगे कि भाई सेल्स पे की थी, सेल्स वो कैश पे की थी सेल्स और ये उन्होंने वापसी कर दी। लेकिन यहाँ पे कोई जिक्र नहीं करा कि ये सेल्स जो है वो कैश पे हुई थी या जो है वो मतलब उधार पे हुई थी, बस उन्होंने 1,000 का डिफेक्टिव मर्चेंडाइज वापसी कर दिया। तो सेल रिटर्न की हमेशा ये एंट्री बनाएंगे कि सेल रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट साइड पर होगा और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट साइड पे 1,000 की ये एंट्री थी, जो कि हमने अमाउंट यहाँ पे दोनों साइड पे लिख दी, डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे, और नरेशन बना दी टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न। 9 अप्रैल के बाद 10 अप्रैल की जो एंट्री ट्रांजेक्शन थी वो ये थी कि परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम आसिम। परचेज मर्चेंडाइज की है ऑन अकाउंट पे फ्रॉम आसिम से। तो बिल्कुल सिंपल एंट्रीज की 10 अप्रैल की क्या होगी, परचेजेस डेबिट, अकाउंट पे क्रेडिट। अकाउंट पेबल के साथ मैंने बता दिया था कि जिससे भी आप परचेज करेंगे अकाउंट पेबल के साथ उसका नाम आएगा। तो इन्होंने जो उधार पे चीज़ें खरीदी वो आसिम से खरीदी, इसलिए अकाउंट पेबल के साथ उसका नाम है कि हमें जो पैसे देने हैं वो आसिम को देने हैं। परचेजेज जो अकाउंट पे की थी वो 15,000 की थी, जो कि हमने यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर दी और टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज से दिया। ठीक है, एंड अब 11 अप्रैल में था कि पे 5,000 कैश टू आसिम। अच्छा,
पे कर रहे हैं कैश आसिम को। आसिम कौन थे? जिनसे इन्होंने मतलब जिनसे परचेज की थी आसिम को, ठीक है ना। और 11 अप्रैल को 5,000 रुपये जो वो आसिम को पे कर रहे हैं। तो जब भी हम सप्लायर को, क्रेडिटर को जो है वो पैसे पे करते हैं, तो उसकी एंट्री जो होती है वो ये होती है कि अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंट पेबल जो था वो आसिम का था, इसी डेबिट साइड पे हमने जो अकाउंट पेबल के साथ आसिम का नाम लिखा, कैश क्रेडिट लिखा, कितने से उनको पेमेंट के लिए 5,000 से हमने 5,000 लिख दिया। टू रिकॉर्ड पे टू क्रेडिटर्स, या हम सप्लायर्स भी लिख सकते हैं। और ये जो एंट्री थी वो 11 अप्रैल की एंट्री थी, ठीक है। एंड 12 अप्रैल की एंट्री थी पे ₹2,000 टू द सिटी गवर्नमेंट फॉर ट्रेड टैक्सेस, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो कोई टैक्स होगा जो कि लगा है, और टैक्सेस जो होते हैं वो एक एक्सपेंस होते हैं, ठीक है ना, जो हमें पे करने होते हैं, ठीक है। तो टैक्सेस कहीं भी आपके पास बात आएगी तो वो एक्सपेंसेस कहलाएगा, ठीक है। और एक्सपेंसेस को पे करने की जो एंट्री है वो सिंपल ये होती है कि एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर हो जाता है, और अगर आप उसको कैश के थ्रू करें तो कैश क्रेडिट होगा, चेक के थ्रू करें तो चेक वो बैंक क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे कोई बात नहीं की चेक वगैरह की, तो इसका मतलब ये जो ट्रेड टैक्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो पे किया है, ये कैश के थ्रू पे किया है, ठीक है। तो 12 अप्रैल की हमने एंट्री बनाई कि भाई ये ट्रेड टैक्सेस था, जो कि एक्सपेंस का नाम हम यहाँ शो करेंगे, ठीक है। और कैश क्रेडिट लिखा, 2,000 का टैक्स हमने 2,000 यहाँ पे शो कर दिए, और टू रिकॉर्ड पे टू ट्रेड टैक्सेस, ठीक है। जब भी कोई एक्सपेंस आप पे करेंगे तो उसका नाम डेबिट साइड पर आएगा और कैश क्रेडिट होगा, ठीक है। अगर बैंक मतलब चेक के थ्रू उस टैक्स को पे कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट होगा। यहाँ पे चेक का कोई नाम वगैरह नहीं था, इसलिए कैश ही है, ठीक है। तो हमने ये 12 अप्रैल की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर दी जनरल में। 13 अप्रैल में था कि परचेज फर्नीचर फॉर शॉप ऑन कैश 50,000, ठीक है। उन्होंने फर्नीचर परचेज करा है शॉप के लिए ऑन कैश पे 50,000 का, ठीक है। उसकी सिंपल एंट्री होगी। 13 अप्रैल की हमने क्या, कोई भी बड़ी चीज़ मैंने बताया था कि अगर जैसे मर्चेंडाइज या गुड्स के अलावा अगर कोई चीज़ जो है वो परचेज वगैरह की जा रही है, बड़ी चीज़ जैसे फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग वगैरह हो गई, तो उसका नाम आएगा डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया गया था, इसलिए हमने फर्नीचर डेबिट रखा। कैश के थ्रू परचेज किया था, कैश क्रेडिट लिखा, कितने से 50,000 से, और हमने इसकी नरेशन बांधी, टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर फॉर शॉप, ठीक है। ये 13 अप्रैल की एंट्री आपकी बन गई थी। अब है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को है कि परचेज अ कंप्यूटर फॉर द बिजनेस वर्थ 50,000। उन्होंने परचेज करा है कंप्यूटर बिजनेस के लिए जो कि 50,000 का है, ठीक है। तो मैंने 14 अप्रैल के बिल्कुल परचेज करा है कंप्यूटर, और ये बड़ी चीज़ें मर्चेंडाइज गुड्स नहीं है, इसलिए मैं इसका नाम लिखूंगी। तो 14 अप्रैल की एंट्री क्या बनेगी कि भाई कंप्यूटर डेबिट, कैश क्रेडिट एंड 50,000, हम यहाँ 50,000 का था वो 50,000 यहाँ पे मेंशन कर दी, टू रिकॉर्ड परचेज कंप्यूटर, ठीक है। कोई भी बड़ी चीज़ वगैरह परचेज होती है तो डेबिट साइड पे वो आती है, और क्रेडिट साइड पे कैश लिखेंगे अगर उसकी पेमेंट कैश के थ्रू हो रही है। तो यहाँ पर कुछ नहीं था, ठीक है ना। यहाँ पे परचेज कंप्यूटर था, बिजनेस के लिए था, ठीक है, वर्थ 50,000 का था। यहाँ पे कोई मतलब कैश वगैरह या कोई चेक की बात नहीं की होती, तो फिर हम कैश कंसिडर करेंगे, ठीक है। जब कोई नहीं बताया जाए कि कैश के थ्रू परचेज किया गया है या चेक के थ्रू, तो हम कैश कंसिडर करेंगे। अब हम देखेंगे 15 अप्रैल की एंट्री। 15 अप्रैल की जो ट्रांजैक्शन है वो परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर ₹50,000 ऑन अकाउंट। उन्होंने ऑफिस सप्लाईज बताया था, ऑफिस की छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, जैसे पेन पेंसिल हो गए, फाइल्स हो गई, कुछ पेपर्स वगैरह हो गए, ये चीज़ें तो ये परचेज की गई हैं, ठीक है, और ऑन अकाउंट पे। तो सिंपल एंट्री बनेगी 15 अप्रैल ऑफिस सप्लाईज इन्होंने खरीदा गया, तो ऑफिस सप्लाईज डेबिट साइड पर आएगा। कैश के थ्रू इन्होंने नहीं खरीदा, ऑन अकाउंट था, इसलिए अकाउंट पर भी क्रेडिट साइड पे लिखा हमने, और 50,000 की थी वो चीज़ें, 50,000 यहाँ पे लिखा, और फिर टू रिकॉर्ड परचेज ऑफिस सप्लाईज, ठीक है। ये हमारी 15 अप्रैल की एंट्री भी बन गई। अब इसकी बात है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को था कि प्रोपाइटर परचेज गोल्ड रिंग फ्रॉम बिजनेस कैश वर्थ 50,000। प्रोपाइटर ने परचेज करी गोल्ड रिंग बिजनेस से कैश निकाल के, जो कि 5,000 की। अब आपको यहाँ से ये लग रहा है कि ये गोल्ड रिंग जो है ये बिजनेस के लिए होगी। देखिए यहाँ पे ये तो नहीं कहा ना कि उसने विड्रॉ किया है कैश, या उसने ये गोल्ड रिंग जो वो पर्सनल यूज के लिए खरीदी है।
इस तरीके की कोई बात नहीं की ना। लेकिन गोल्ड रिंग आप ये खुद मतलब आप ना इससे ये समझ सकते हैं कि गोल्ड रिंग वगैरह जो ये ऑफिस वगैरह में काम आए कि नहीं, ये इसने अपने घर के लिए अपनी मतलब कोई वाइफ वगैरह या अपनी डॉटर वगैरह के लिए जो खरीदी होगी। तो इस तरीके का जब जिक्र आता है ना तो वो ड्राइंग की होती है, उसको पर्सनल यूज ही कंसिडर करना है। ठीक है, गोल्ड रिंग आपको यहाँ पे मतलब इजीली हमें पता चल रहा है कि गोल्ड रिंग अगर इसने परचेज करी है तो इसने घर में ही मतलब किसी के लिए खरीदी होगी। ठीक है, तो यहाँ भी पर्सनल यूज का ही ये जिक्र है, लेकिन पर्सनल यूज कभी ये नहीं होगा कि आपको ड्राइंग वाज़ेह तौर पे बताई जाए कि भाई ये ड्राइंग की एंट्री है। ठीक है, ऐसे वाज़ेह तौर पे नहीं बताई जाएगी, हमें खुद कंसिडर करनी होगी। ठीक है, तो 16 अप्रैल को यही एंट्री थी कि प्रोप्राइटर ने परचेज करी गोल्ड रिंग फ्रॉम बिजनेस कैश, मतलब बिजनेस की कैश से उन्होंने एक गोल्ड रिंग खरीदी जो कि 5000 की है। ठीक है, तो गोल्ड रिंग उन्होंने पर्सनल यूज के लिए खरीदी होगी। ठीक है, ये रही 16 अप्रैल की। तो 16 अप्रैल की एंट्री हम इस तरीके से बनाएंगे, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट जो कि 5000 इन्होंने बिजनेस से निकाले थे। ठीक है, और टू रिकॉर्ड परचेज गोल्ड रिंग। हम यहाँ पे गोल्ड रिंग नहीं लिखेंगे, मतलब मैंने बताया था कि पर्सनल यूज के लिए जो कैश निकाल मतलब बिजनेस से जो कैश विड्रॉ हो रहा है उसकी एंट्री बनेगी यहाँ पे। ठीक है ना, कि ड्राइंग डेबिट होगा और बिजनेस से जो चीज भी उसने विड्रॉ करी होगी क्रेडिट साइड पे वो चीज आएगी। उस पैसों से वो क्या खरीद रहा है, बिल्डिंग खरीद रहा है, रिंग खरीद रहा है, मोबाइल फोन खरीद रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस बिजनेस से जो चीज विड्रॉ हो रही है क्रेडिट साइड पे हम यहाँ वो शो करेंगे। ठीक है, तो ये ड्राइंग की एंट्री कंप्लीट हो गई 16 अप्रैल की। 17 अप्रैल में ही एक्वायर्ड अ शॉप बाय पेइंग 36,000 एज एडवांस रेंट। ठीक है, उसने एक शॉप खरीदी थी। ठीक है ना, और 36,000 का उसका रेंट जो है वो एडवांस में पे कर दिया है। ठीक है, ये है। ठीक है, अब देखें एक शॉप वगैरह उसने ली होगी। ठीक है ना, अब देखें यहाँ पे अगर वो उस शॉप रेंट का एडवांस मतलब रेंट पे कर रहा है तो फिर उसने जो है यहाँ पे वो खरीदी नहीं। एक्वायर्ड का मतलब ये है कि उसने जो है रेंट पे जो है एक शॉप वगैरह यहाँ पे ली होगी जिसका उसने जो रेंट मतलब दिया है वो एडवांस में दिया है। ठीक है, रेंट जो होता है वो एक एक्सपेंस होता है, लेकिन अगर एडवांस में दे दिया जाए तो वो फिर प्रीपेड में जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 17 अप्रैल को जो 36,000 पे कर रहे हैं रेंट इन एडवांस में तो ये फिर प्रीपेड रेंट है। ठीक है, तो इसलिए हमने 17 अप्रैल की जो एंट्री बनाई वो बनाई है प्रीपेड रेंट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से 36,000 से, और इसकी नरेशन बना देंगे टू रिकॉर्ड पे टू रेंट इन एडवांस। ठीक है, रेंट अगर टाइम पे दिया जाए तो वो फिर वो एक्सपेंस होता है, लेकिन मतलब अपनी डेट से पहले ही दे दिया जाए। ठीक है ना, मतलब इस रेंट की जो वो डेट वगैरह नहीं आई होगी और पहले ही जो है वो एडवांस में रेंट पे कर दिया, इसलिए फिर वो प्रीपेड हो जाएगा, एक्सपेंस नहीं रहेगा। ठीक है, फिर 18 अप्रैल की देखते हैं। 18 अप्रैल में अबाउट 6,000 सप्लाईज फॉर हिज ऑफिस। ठीक है, उसने 6,000 की जो सप्लाईज खरीदी हैं ऑफिस के लिए। ठीक है, मतलब ऑफिस के लिए जो है वो सप्लाईज खरीदी, मतलब उसने परचेज की है। ठीक है, तो 18 अप्रैल की जो एंट्री होगी वो ये होगी कि ऑफिस सप्लाईज जो है वो डेबिट साइड पर होगा और कैश क्रेडिट। ठीक है, फॉर हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के लिए उसने सप्लाईज खरीदी हैं। ठीक है, तो इसलिए उसकी एंट्री भी ये होगी कि भाई ऑफिस सप्लाईज उसने खरीदी तो ऑफिस सप्लाईज डेबिट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो उसने सप्लाईज खरीदी, सप्लाईज का भी होता है छोटी मोटी चीजें, किसके लिए, ऑफिस के लिए, तो फिर वो ऑफिस सप्लाईज हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए 18 अप्रैल की हमने सिंपल एंट्री ये बनाई कि भाई ऑफिस सप्लाईज डेबिट साइड पे एंड कैश क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे नहीं बताया था कि ये जो सप्लाईज खरीदी गई हैं कैश में खरीदी गई हैं या इसकी जो पेमेंट है ये चेक के थ्रू करी गई है। जब कुछ नहीं बताया जाए तो हम कैश कंसिडर करते हैं, इसलिए हमने इसकी एंट्री भी कैश के ही अकॉर्डिंग बनाई है कि ऑफिस सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट कितनी की थी, 6,000 की थी, और टू रिकॉर्ड बाइट ऑफिस सप्लाईज। ठीक है, बाउट ऑफिस सप्लाईज। ठीक है, ये 18 अप्रैल की एंट्री हो गई आपकी। 19 अप्रैल में ये था कि परचेज ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, ये रहा परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ₹12,000। दिस अमाउंट वाज टू बी पे इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ अप्रैल, मई एंड जून। ठीक है, उन्होंने एक ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था जो कि 12,000 का था, और 12,000 की ये जो अमाउंट है इन्होंने इंस्टॉलमेंट में पे की है। ठीक है, और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट हुई है। ठीक है, देखें कोई भी इन्होंने कोई चीज खरीदी उसके इन्होंने ना फौरन पैसे नहीं दे दिए, जैसे कि इन्होंने 19 अप्रैल को जो है वो 12,000 का ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा तो उन्होंने 12,000 पे 19 अप्रैल को नहीं दे दी, उन्होंने इंस्टॉलमेंट बना दी कि भाई इसकी मैं 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट मैंने बना दी है। ठीक है, एक अप्रैल में दे दूंगा, एक मई में दे दूंगा और एक जून में दे दूंगा। ठीक है, ये ठीक है, तो 19 अप्रैल की जब इन्होंने ये बात की
तो इससे क्या लग रहा है आपको कि ये उधार में ही बात हुई है, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ हम खरीदें और उसी वक्त पैसे दे दें तो फिर वो ऑन कैश समझ आता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये कहा जाए कि भाई मैं ये पैसे ले लें और मैं इसकी अदायगी जो इंस्टॉलमेंट में, तो ये तो उधार हुआ, ठीक है ना। तो 19 अप्रैल की एंट्री क्या बनेगी कि ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट साइड पे, क्योंकि ये खरीदा है, और क्रेडिट साइड पे अकाउंट पेबल होगा, ठीक है। यहाँ पर ये बात नहीं बताई गई है कि ऑन अकाउंट पे ऑफिस इक्विपमेंट लिया है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन से हमें ये पता चल रहा है कि उसने जो पेमेंट है वो हाथों हाथ नहीं की है, इंस्टॉलमेंट के थ्रू करी है, ठीक है ना। अप्रैल में करी है, मई में करी है, ठीक है ना, एंड जून में करी। लेकिन इस एंट्री में उन्होंने ये बताया है कि मई में किस डेट में करी है, ये तो नहीं बताया ना। तो इसका मतलब ये है कि बस ऑफिस इक्विपमेंट इन्होंने उधार पे खरीदा है और उसकी पेमेंट आगे वो किस तरीके से करेंगे वो तरीका इन्होंने बताया कि वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू करेंगे, ठीक है। एक अप्रैल में दे देंगे, एक मई में दे देंगे और एक जून में दे देंगे। तो हम यहाँ पे 19 अप्रैल की सिंपल एंट्री बनाएंगे बस कि ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, जो कि ऑफिस इक्विपमेंट 12,000 का था, यहाँ अमाउंट मेंशन कर देंगे, और टू रिकॉर्ड परचेस ऑफिस इक्विपमेंट कि ऑफिस इक्विपमेंट उधार पे खरीदा गया है और इसकी पेमेंट जो है वो आगे चल के जो है वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू पे करेंगे, ठीक है। अब 20 अप्रैल की एंट्री देखते हैं। 20 अप्रैल को इन्होंने कहा कि पे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन इक्विपमेंट, ठीक है। 20 अप्रैल को इन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी है अपने वादे के मुताबिक। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे ये कहा था ना कि एक इंस्टॉलमेंट मैं अप्रैल में दूंगा, एक मई में दूंगा और एक जून में दूंगा। तो इन्होंने एक वादा कर लिया था और वादे के मुताबिक जो है इन्होंने 20 अप्रैल को एक इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर दी है। तो एक इंस्टॉलमेंट अगर देखा जाए तो कितने की बन रही होगी, तो हमने जब भी हम सप्लायर को पेमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो उसकी एंट्री क्या होती है कि अकाउंट पेबल डेबिट होता है एंड कैश क्रेडिट होता है। यहाँ पे अमाउंट नहीं बताई गई थी 20 अप्रैल के ट्रांजैक्शन में, हमें यहाँ पे अमाउंट नहीं बताई गई थी, लेकिन इंस्टॉलमेंट प्रीवियस ट्रांजैक्शन में हमें बता दी गई थी कि 12,000 का ऑफिस इक्विपमेंट था और 3 इक्वल इसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, जो कि एक अप्रैल में दी जाएगी, एक मई में दी जाएगी, एक जून में दी जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 12,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो एक जो इंस्टॉलमेंट बन रही, ईच इंस्टॉलमेंट वो बन रही 4,000 की, जो कि उन्होंने 20 अप्रैल को 1 इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर दी है, ठीक है। इसकी कोई अलग एंट्री नहीं होगी कि भाई इंस्टॉलमेंट है तो एक अलग एंट्री, बिल्कुल अलग तरीके से नहीं। जो होती है कि हम पेमेंट जो सप्लायर को कर रहे होते हैं, सिंपल एंट्री होती है ना कि अकाउंट पेबल डेबिट होता है, ठीक है ना, एंड कैश जो है वो क्रेडिट होता है। बट इंस्टॉलमेंट किस तरीके से हम यहाँ पे पता लगाएंगे कि जो टोटल अमाउंट थी ऑफिस इक्विपमेंट की उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इन्होंने ये जो 12,000 है ये 3 टाइम जो है वो पे करेंगे, ठीक है। तो 4-4 हज़ार की इन्होंने एक इंस्टॉलमेंट बनाई होगी, जो कि 20 अप्रैल को जो एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी है उसकी हमने यहाँ पे ये एंट्री बना दी है। अब मई में पे करेंगे, जून में पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो बताया तो नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ नहीं बताया कि भाई मई में कब पे करेंगे, जून में। बस 1 इंस्टॉलमेंट पे करने की यहाँ पर एक बात थी जो कि हमने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका 6 का जो बी पार्ट है वो आप लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ए पार्ट जो है वो प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था एंड बी पार्ट जो है वो इस वीडियो में मैंने आप लोग को बता दिया।